डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि मैं 3-4 दिन पहले अपने सारे कमेंट्स को एनालाइज कर रहा था और उन्हीं में से कुछ पाठकों ने विशेष रिक्वेस्ट की थी कि मैं लॉ रिलेटिंग टू ह्यूमन लाइफ और नार्को एनालिसिस पर आपसे कुछ बात करूं। इस निमित्त आज मैं थोड़ा नार्को एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। नार्को एनालिसिस जो फर्स्ट टाइम यूज़ में आया या ये शुरू किया या ये टर्म एस्टेब्लिश हुई वह 1920 में ये शुरू होता है। अमेरिका बहुत पॉपुलर और फेमस डॉक्टर विलियम बेकमैन, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और अपने कंट्री में काफ़ी फेमस थे और आर्मी ऑफिसर भी थे। उन्होंने सबसे पहले कैटाटोनिक सिचुएशन में पेंटाथॉल जो है उसको यूज़ किया साइको एनालिसिस के लिए। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस टेक्नोलॉजी का दीज ड्रग्स का काफ़ी एब्यूज़ हुआ, क्योंकि उस वक्त दोनों साइड्स अमेरिका और जो फ्रेंडली कंट्रीज थी वो सब अपोजिट पार्टी की अपोजिट एनिमी की इंफॉर्मेशन गेन करना उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता था, दोनों साइड में, नाजीज का भी और ये फ्रेंडली कंट्रीज और अमेरिका का भी। और दोनों साइड से इसका काफ़ी यूज़ हुआ, क्योंकि डॉक्टर बेकमैन ने 1920 में इसको यूज़ करके कहा था कि यहाँ पे कुछ इसका कैटाटोनिक कंडीशन में रिलीफ मिलता है और पेशेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नार्को एनालिसिस में। तो उसी सिद्धांत पे उन्होंने, वहाँ पे सिद्धांत बिल्कुल अलग था। देखिए, वो ऐसा नहीं था, वो तो प्योरली थेरेपेटिक पर्पस के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने देखा था, तो कुछ उनको इफेक्ट लगा जो बाद में बंद कर दिया गया। आज उसको कोई यूज़ नहीं करता है, आज उसकी टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं लोग। पर उस वक्त एक एक्सपेरिमेंटेशन था जो उन्होंने किया, पर उस एक्सपेरिमेंटेशन से दोनों ये लड़ रही दुनिया में उन्होंने इसका काफ़ी भरपूर मिसयूज़ किया। जो नाजिस थे उन्होंने भी किया, कई तरह की ड्रग्स जिसमें LSD और कैनाबिस, भांग वगैरह ये भी शामिल की गई, जो CIA वाले यूज़ करते थे। और उधर नाजिस जो है वो अपनी ही ड्रग्स स्कोपोलामीन वगैरह दे करके और लोगों से सच उगवाने का, ये अंडर दिस बिलीफ, किसी को पता नहीं था कि सच बोलेगा झूठ बोलेगा, पर अंडर दिस बिलीफ उन्होंने इसका काफ़ी मिसयूज़ किया और बहुत लोगों को इसका नुकसान, ओवरडोज वगैरह साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए होंगे उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यहाँ तक हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज OSSS के नाम से बनाया, और जिसका काम सिर्फ यही था मस्कालिन, स्कोपोलामीन और marijuana लोगों को दे करके और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना। वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब पूरा एक विंग, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, तो वो लोगों को मस्कलिन या स्कोपोलामीन या marijuana या कोई जो भी ड्रग्स
आदमी को इलेक्शन देती थी, लेकिन वो भूल जाते थे कि इन्हीं ड्रग्स, हेलुसिनेशन, इल्यूजन सब ज़्यादा वो क्रिएट होते हैं। तो उस नशे की स्थिति में आदमी कुछ भी बोलेगा, पर वो सोचते थे कि शायद ये सच बोल रहा है, और वो अपने कंजक्चर से कुछ भी बोलता था। और ये सब स्टडीज़ ने फाइनली यही कंक्लूड किया, इवन जो ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज था, कि भाई इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन से खास बात ये थी कि वो हर चीज़ को स्टडी करते थे, उस पर ऑब्जर्वेशंस करते थे, समझते थे। तो उन्होंने बड़ी जल्दी समझ लिया कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका उतना ही फ़ायदा है जैसे किसी को शराब पिला करके और आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर करो। वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि दोनों चीज़ें, स्कोपोलामीन भी और पेंटोथल भी और अल्कोहल भी, सारे ही ब्रेन का डिप्रेशन करते हैं। लेकिन साथ में एक इफोरिया सेंस क्रिएट करता है, पर्टिकुलरली अल्कोहल। तो उस इफोरिया में आदमी कुछ ही बोलता है। इफोरिया मीन्स फॉल्स स्टेट क्रिएट होती है एक एंजॉयमेंट के। तो उसमें कुछ भी बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? 1960, 50-60 तक यूएसए जो है वो एलएसडी पे एक्सपेरिमेंटेशन करता रहा 50 और 60s में, और ये काम उनके CIA कर रही थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका जो है वो कर रही थी, और LSD ड्रग यूज़ कर रही थी उसके लिए। लेकिन LSD ड्रग से मैक्सिमम डिल्यूजन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इतने गजब के डिल्यूजन्स प्रोड्यूस होते हैं क्या, किसी ज़माने में ये हॉस्टल्स में बहुत कॉमन हुआ करते थे। तो एक लड़का घूम रहा था, भाग रहा था LSD लेकर के, बोले क्या? बोले मैं कुतुबलाल लेकर भाग रहा हूँ। तो वो तो बिल्कुल ही डिल्यूजनल स्टेज में आदमी को ले जाती थी। अब उससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सच बोलेगा, ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन हुआ। यही नहीं, CIA ने 2 बड़े प्रोजेक्ट किए इसके ऊपर इसी पीरियड में, 50 और 60 के पीरियड में। एक था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, उसका नाम रखा गया, ऐसे नाम रखे जाते हैं आर्मी में, और दूसरा था प्रोजेक्ट MK डेल्टा। और दोनों ने जो ड्रग यूज़ की वो LSD थी। कि उसके प्रभाव के अंदर, क्योंकि तब तक LSD का उनको बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था, किसी को भी नहीं था, अब तो सबको सब नॉलेज है। तो उससे उन्होंने ट्रूथ निकालने की कोशिश की, सोच के कि देखें क्या आदमी सच बोलता है क्या। ये मिसयूज बड़ा अर्ली स्टेज में, जब बताया कि 1920 में तो शुरू हो गया, 1922 में स्कोपोलामीन को जो एक डॉक्टर रॉबर्ट अर्नेस्ट थे, उन्होंने भी यूज़ किया 1922 में। 1926 में फिर जब इस पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब फिर भी 1926 में फिर स्कोपोलामीन को यूज़ किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। Well, court rejected this test way back in 1926. 1922 में उन्होंने कर लिया, ठीक है, देख लिया। एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हाउस, तो क्योंकि उसने एक दिखाया कि साहब ऐसा कर सकता है, ये फॉल्स प्रिवेंट करेगा, उन्होंने प्लीज इसलिए दी, इसमें मान लिया कि फॉल्स कन्विक्शन को प्रिवेंट करेगा, बट हु नोस कि इसका उल्टा होता हो। तो 22 में तो कर लिया, लेकिन 26 में वापस उन्होंने कह दिया नहीं, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया स्टेट में। जज थे रॉबर्ट वॉकर फ्रैंकलिन, और उन्होंने स्टेट में उन्होंने कहा कि ही क्वेश्चनड बोथ द साइंटिफिक एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द इफेक्ट। एक तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, इस पर कोई स्टडी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, नो पब्लिकेशन, कोई बुक्स नहीं है, और दूसरी एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन, कोई मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, उसके बिहेवियर का कंट्रोल वगैरह कुछ तो है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये साइंटिफिकली भी
वैसे और अदरवाइज भी इसमें बहुत बड़ी अनसर्टिनिटी है, हम इसको नहीं मानते, तो 1926 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बस एक रशिया कंट्री था जो यूज करता रहा, 2004 तक उसने यूज किया, हालांकि वो अपनी ड्रग्स यूज करते थे जो लोगों को बताते भी नहीं थे, और इवन वो तो छोड़ते नहीं थे किसी को भी। रशियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है इवान रिबकिन, जब उसको लापता कर लिया लोगों ने 2004 में, तब भी उन्होंने ड्रग्स दी थी उसको, ही वाज ड्रग्ड, उससे सच जानने के लिए। तो रशिया में थोड़ा बहुत ही यूज़ होता रहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि रशिया की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है हम लोगों से, और वो दुनिया से थोड़ा अलग चलता है। वहाँ पे जो मानवीयता के मानक हैं वो थोड़े अलग हैं, बाकी तरह दुनिया में नहीं है। सीआईए ने फिर प्रोजेक्ट चलाया, देखिए कितना इसमें उन्होंने कोशिश किया है। सीआईए ने फिर प्रोजेक्ट चलाया वहाँ पे 1961 से 1993 तक, इसी पे। तो वो लोग इसको ट्रूथ सीरम बोलते हैं, हम इसको नार्को एनालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग इसको नार्को सिंथेसिस बोलते हैं, पर एनी हाउ इंडिया वाले सब प्राय नार्को एनालिसिस इसको कहते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग थे वो उसको ट्रूथ सीरम करके कहते नाम देते थे, आज भी उसको ट्रूथ सीरम कहते हैं, नार्को एनालिसिस को ट्रूथ सीरम, क्योंकि शुरुआत तो यही हुई ना 1920 में कि एक ऐसी सीरम बना दी जाए जो ट्रूथ, दिमाग का आदमी का ट्रूथ हम अप्रिशिएट कर सकें, उसको निकाल सकें। तो ये जो 1961 से 1993 तक जो उनका काम चला, रिसर्च चली, और फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूड किया वो सुनने लायक है। बट इवन अंडर द बेस्ट कंडीशंस दे विल एलिसिट एन आउटपुट कंटामिनेटेड बाय डिसेप्शन। डिसेप्शन होता है धोखा। तो उन्होंने कहा बेस्ट करने के बाद भी जो आपके इस साइकोएनालिसिस से, कुछ लोग इसको साइकोएनालिसिस भी कहते थे, इस नार्को एनालिसिस से जो आउटपुट निकलेगी वो कंटामिनेटेड बाय डिसेप्शन, धोखे से भरी हुई होगी, एंड फैंटेसीज, डिल्यूजन, इल्यूजन्स। अब उस वक्त दिमाग में पता नहीं कौन से इल्यूजन और डिल्यूजन उसके आएंगे, हेलुसिनेशंस आएंगे, तो वो सब कंटामिनेटेड होगी उन फैंटेसी से, उनसे, हेलुसिनेशन से, इल्यूजन से, डिल्यूजन से, जो कि ये सब ड्रग कैपेबल है प्रोड्यूस करने की और करती हैं। मानसिक स्थिर रहता है, थोड़ी सी रहता है। एंड लास्टली उन्होंने कहा बाय गार्बल्ड स्पीच, स्पीच उसकी बहुत गार्बल्ड हो जाती है, तो कुछ इंटरप्रिटेशन आप उसमें छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 93 में टोटली इसको रिजेक्ट कर दिया। वो 93 में बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे इसको, हम एक्सेप्ट कर रहे थे। ये बड़ी विडंबना है यहाँ पे। तो फिर वापिस आते हैं टॉपिक पे, ट्रूथ सीरम और ड्रग इंड्यूस्ड साइको एनालिसिस या नार्को एनालिसिस जो है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती थी। कुछ तो मैंने बताई आपको कि हर कंट्री में अपनी अलग अलग ड्रग्स को यूज़ कर लेते हैं। कहीं कैनाबिस इंडिका यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे LSD यूज़ कर रहे हैं, कहीं मस्कालिन कर रहे हैं, कहीं स्कोपोलामाइन कर रहे हैं। पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूज़ करते हैं, जिसको वो ट्रूथ सीरम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको, हालांकि नार्को एनालिसिस वर्ड स्टार्ट वहीं से हुआ, पर उन्होंने इसको बंद कर दिया यूज़ करना। उन्होंने इसको बड़ी जल्दी इसको ट्रूथ सीरम कहना शुरू कर दिया। तो ट्रूथ सीरम क्या है कि एक साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, कोई भी हो सकती है, जो साइको एक्टिव है, ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। मतलब बस दोनों पार्ट होते हैं उसमें, डिप्रेशन एंड सर्टन पार्ट्स स्टिमुलेट होते हैं, सर्टन पार्ट डिप्रेस्ड रहते हैं ब्रेन के। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एक्शन होता है उनका। तो उन ड्रग्स को देख करके और आप उसको इंटरव्यू करते हो, और मैंने तो भाई जो टीवी पे देखे हैं नार्को एनालिसिस की रिपोर्टें, मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी दया आती है उन लोगों पे जिन पे किया जा रहा होता है। एंड आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, वी आर जस्ट अवेटिंग फॉर ए मिसहैप टू हैपन इन नार्को एनालिसिस। ये सारी ड्रग पेंटाथॉल देते हैं, इतनी डेंजरस ड्रग है, अरे बेहोश करने से पहले दी जाती है पेशेंट, हर पेशेंट को देते हैं सोडियम पेंटाथॉल।
हर पेशेंट को बेहोश करने से पहले दी जाती है। अब इनमें कभी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर्टिकुलरली नॉन ट्रेंड हैंड्स में तो बहुत चांसेस ज़्यादा रहते हैं डोज के ऊपर नीचे होने के लिए। और अचंभे की बात यह है कि आदमी को यूएसए में आदमी को मारने के लिए भी सोडियम पेंटाथाली दी जाती है, जो जस्टिफाई मीन्स लीगल किलिंग वहाँ पे है बाय ड्रग, उसमें थायोपेंटोल ही दिया जाता है। दैट इज वन ऑफ द ड्रग। कुछ एक और देते हैं साथ में, और मेन प्रिंसिपल ड्रग उसमें थायोपेंटोल ही है। तो ऐसी ड्रग है कि जो आप मारने के लिए यूज़ करते हो और उसको आप ट्रूथ एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हो, जो सिर्फ एक एनेस्थेटिक और उनके मीन्स अंडर सुपरविजन ही दी जाती है ड्रग। तो पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि ये हुआ क्यों नहीं अभी तक। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिस तरह से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में वो साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। खैर छोड़िए। तो जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो एथेनॉल हैं, स्कोपोलामीन है, बेंजिलेट है, मिडाजोलाम है, और फिर आपकी ये जो फिनिटाजेपाम है, सोडियम थायोपेंटोल है, और एमाबार्बिटोल है। तो ये दोनों बार्बिचुरेट हैं, ये लास्ट वाले जो हैं पेंटोथॉल और एमाबार्बिटोल, ये कॉमन है। बाकी मैंने आपको बताई दी काफ़ी सारी और भी ड्रग्स। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं इस इम्प्रेशन में कि ये ब्रेन में स्टिमुलेट करें। मैं बड़ा अचंभित हुआ, एक बार अमेठी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और वहाँ से एक साउथ से आए हुए थे एक्सपर्ट, जो ये ट्रूथ सीरम को यूज़ करते थे, यानी कि साइको एनालिसिस करते थे या नार्को एनालिसिस करते थे। उन्होंने कहा साहब, ब्रेन में एक ट्रूथ का सेंटर होता है। और मैं और एस.डी. शर्मा जो डीजी हुआ करते थे वन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हमने तो कभी आज तक पढ़ा नहीं, वी हैव नॉट नॉन। तो वो बोले साहब ये ड्रग्स जाकर के उस सेंटर ऑफ जो ट्रूथ है उसको स्टिमुलेट करती हैं, विच वॉज टोटल लाई। सो दुख मुझे ये होता है कि कई बार अपने टेस्टों को जो कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो एक्चुअली मेरे से रुका नहीं गया। वो एस.डी. शर्मा साहब मेरे को रिक्वेस्ट किए, वो चेयर कर रहे थे, तो मेरे को हाथ से इशारा किया कि भाई देखो ये तो मत सुनो भाई। तो फिर मैंने खड़ा उनको कहा, भाई मैंने तो एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, ड्रग्स भी ये सारी यूज़ करते हैं, हम फॉरेंसिक वाले तो इन सब ड्रग्स को अच्छे जानते हैं। आई हैव नेवर नोन ए सेंटर ऑफ ट्रूथ इन द ब्रेन। सो पीपल जस्ट टू प्रमोट देयर थिंग्स एट टाइम्स go to any extent, either out of ignorance or intentionally. तो ये है ड्रग्स जो यूज़ करते हैं। जो 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, टाउनसेंड वर्सेस सेन। तो उसमें उन्होंने कहा कन्फेशन प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ ट्रूथ सीरम were unconstitutionally coerced। ये वैसे ही है कि जैसे किसी से डरा धमका करके आप ले लेते हो, तो इसकी कोई वक़्त नहीं है। एंड देयरफॉर इट इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट। उन्होंने इसको एज एविडेंस 1963 में ही कह दिया कि साहब ये इनएडमिसिबल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इतने पहले कह दिया, और हमारा सपोर्ट, सॉरी आई शुड नॉट से दिस, बट हमारे जो लॉयर्स हैं वो अभी तक भी कोर्ट में कई बार सुनते हो, खबरें आती रहती हैं, वो डिबेट कर रहे हैं। खैर ऐसा डिबेट होता रहता है, डेमोक्रेसी में इस तरह की डिबेट होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि वहाँ भी 1963 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ये कहता है, लेकिन 1967 में एक जज साहब ने परमिशन दे दी पेरी रासो को, क्योंकि पेरी रासो ने JFK कैनेडी को मारा था, असैसिनेट किया था। तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल थे,
जिम गैरिसन ने रिक्वेस्ट की कि साहब हमें इसका करवाने दीजिएगा, सोडियम पेंटोथल टेस्ट। तो कोर्ट ने हाँ कर दी, गया ठीक है, उसको करने दिया गया। तो देखिए, डेमोक्रेसी में सिचुएशंस बदलती रहती हैं, पॉलिटिकल एंड मोर देन पॉलिटिकल, द विशेज ऑफ पीपल गो ऑन चेंजिंग। Finally, the democracy is a representation of the wishes of people. So we have to respect the wishes of people. तो इसलिए कोर्ट ने विशेष पीपल को ध्यान में रखते हुए शायद 1967 में अपने ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में उसका साइकोएनालिसिस हुआ भाई सोडियम पेंटोथल। 1995 में एक एविडेंस में एंड्रेस इंग्लिश हार्वर्ड, तो उसका जो डिफेंस अटॉर्नी ने कहा कि साहब इनको मेथोहेक्सिटोल ड्रग का नाम है, वो देकर के इसका एनालिसिस करवाया जाए, बिकॉज आई नो दैट ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन हिज एक्चुअल सिचुएशन। यानी कि उसको डिफेंस काउंसिल उसकी एडवांटेज के यूज़ करना चाहता था कि ये सब जो एविडेंस लोग दे रहे हैं वो गलत है, सच्ची ये बोलेगा अगर इसका साइको एनालिसिस या नार्को एनालिसिस करवाया जाए। तो इस तरह से भी कभी होता है। अब ये सब होता है इसलिए कि व्हेन द क्लियर लिटरेचर इज नॉट अवेलेबल एंड कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आर देयर, then naturally this goes on, and to goes on this debate is also necessary. कौन जानता है कल को कोई ऐसा क्लू हम मिले, है ना, कि कोई ऐसी ड्रग निकला है सेफ, चांसेस नहीं है। ब्रेन की फंक्शनिंग को देखते हुए और इन ड्रग्स के मैकेनिज्म को देखते हुए मुझे कोई चांस नहीं लगता, लेकिन हो सकता है। बड़ा रिसेंटली ही देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ 2012 में, हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, जिसमें अरोरा कोलोराडो शूटिंग केस में ट्रायल के टाइम में जो जेम्स इगान होम्स थे, उसकी स्टेट ऑफ माइंड जानने के लिए, क्योंकि वो इंसैनिटी की प्ली ले रहा था कि मैं तो पागल हूँ, तो वो पागल हूँ या नहीं उसके जानने के लिए नार्को एनालिसिस की परमिशन दे दी गई। जज ने उसको अप्रूव कर दिया। अब ये सोच के उन्होंने प्रूव किया कि अगर सिद्ध हो जाए, और सेकेंडली इंसेनिटी में तो कुछ रोल हो सकता है सिचुएशनल, क्योंकि शुरू में तो एक्चुअली इंसेनिटी की सिचुएशन के लिए भी किया गया था ना। दिस वाज नेवर डन टू फाइंड आउट द ट्रूथ फ्रॉम द पीपल, बट दिस वाज डन जस्ट टू नो देयर, सी इनटू देयर माइंड, अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं। सो दिस वाज डन एज ए क्लिनिकल थिंग, नॉट एज ए फॉरेंसिक थिंग। ये तो फॉरेंसिक वालों ने उसके बाद में उसका यूज या मिस यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है यूएसए की, उसमें उन्होंने कहा है टू असर्टेन द वेरासिटी ऑफ ए डिफेंडेंट्स प्ली ऑफ इंसेनिटी, ये कहा उन्होंने होम्स वाले केस में, जिसमें इंसेनिटी प्रूव करने के लिए उसकी वो ड्रग देने का उसके डिफेंस काउंसिल ने कहा वुड प्रूव इंटेंस लीगल आर्ग्यूमेंट रिलेटिंग टू होम्स राइट टू रिमेन साइलेंट अंडर द 5th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5th अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी क्रिमिनल या किसी भी आदमी को ये राइट है टू रिमेन साइलेंट, दैट ही विल नॉट टेल हिमसेल्फ ऑफ एनीथिंग। अब आप ढूंढिए, आप पुलिस हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, आप कोर्ट हैं, सब हैं, लॉयर्स हैं, तो आप ढूंढिए किसका, आपका क्या ड्यूटी है? आप ये ड्यूटी है कि मेरे अगेंस्ट एविडेंस ढूंढिए, मैं क्यों बताऊं? क्या बात भी सही है। तो इंडिया की तरह तो है नहीं कि लेके आदमी को आपने जेल में डाल दिया फिर उसका बाहर निकलना नहीं है पॉसिबल, है। किसी पे कोई एलिगेशन लगा दिया, वो जेल चला गया, अब वो जेल से तो वापस कब आएगा वो खुद भी नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ जाते हैं तो फिर जेल अच्छी तरह से होती है। तो खैर एनी हाउ,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू रिमेन साइलेंट है, 5th अमेंडमेंट जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, सभी उसका वायलेशन है, तो इसलिए आप इसको नहीं परमिट कर सकते। तो उन्होंने तो आउटराइट ही इसी ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो ये टोटल प्रेजेंट सिचुएशन है नार्को एनालिसिस के। और अगर आप मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि साहब दिस शुड बी इमीडिएटली बैंड इन द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, और अगर कहीं ये टेस्ट करवाना है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में करें, because those are the only competent people who can control and handle these things. और वो करें इंट्रोगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी प्रेजेंस में, और वो लोग उसको एनालाइज करें, उसकी रिपोर्ट बनाए, बिकॉज ए लेमैन कैन नॉट, इवन ए साइकोलॉजिस्ट जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन द मेडिसिन्स। वो थायोपेंटल सोडियम जो रोज एनेस्थीसिया में दे रहे हैं, स्कोपोलामीन और जितनी ड्रग्स हैं सारे एनेस्थीसिया यूज करते हैं। तो इफ एट ऑल इट शुड बी डन इन ए ऑपरेशन थिएटर के, वहाँ पे कोई ट्रूथ लैब बना दो या कुछ भी बना दो, ट्रूथ सीरम लैब, एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, प्रोवाइडेड वो अपनी स्टडीज अच्छी तरह से करें। तो उनके सामने और उनके द्वारा एलिसिडेट हो, अगर आपको करना ही है, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई कीमत नहीं है, बट देयर मे बी सम सिचुएशंस कंपेलिंग सिचुएशंस आपको करना ही है, तो देन इट शुड बी गॉट डन, बिकॉज 1 in 1 lakh, तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो यही था इंक्वायरियाँ करना, बहुत सी डेथ्स होती रहती थी थिएटर्स में, और ये सब जो है, तो उसमें पहले कौन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, बहुत कम थे, तो बहुत इंक्वायरियाँ की है मैंने, 100 के करीब की होंगी। तो उसमें उस वक्त हम कहा करते कि सब 1 लाख में एक आदमी तो सेंसिटिव वैसे ही होता है, थायोपेंटल से जो कार्डियक अरेस्ट होता है। अब अभी तक बहुत कम केस हुआ नहीं, पर कभी कार्डियक अरेस्ट किसी को हो गया, जो करते हैं ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, तो बड़ी मुश्किल होगी उसको रिवाइव करना। तो इसका सेटअप जो है हॉस्पिटल सेटअप होना चाहिए, और डिपार्टमेंट साइकेट्री एंड साइकोलॉजी में होना चाहिए, नॉट इन दी जो वहाँ पे बड़ा रूडिमेंट्री स्टाफ होता है, रूडिमेंट्री वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं। एक नेचुरली फोरेंसिक लैब इज नॉट ए मेडिकल लैब, तो वहाँ न करके इट शुड बी गिवन टू द डॉक्टर्स, एंड क्वेश्चनर आल्सो शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो एनफ होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। और काफ़ी जगह तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, पर जहाँ नहीं है, और फिर एक ही तरह के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते। ये न्यूरोलॉजी का अलग होता है, न्यूरोसर्जरी वालों का क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग होता है। आई थिंक फॉर दीज केसेस द न्यूरोसर्जरी एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं जानता हूँ, एम्स में था, मिस्टर सूर्य प्रकाश हुआ करते थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो वो उनका बाकायदा मेरे ख्याल में वो एक ही आदमी थे जिनका डेली ओपीडी हुआ करता था। तो जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव या न्यूरोलॉजी के पेशेंट ट्रीटेड हैं, उन सब का साइकोलॉजिकल फॉलोअप वो किया करते थे। तो सच पर्सन्स आर मोर सुटेबल बिकॉज दे नो अबाउट द सब्जेक्ट। सो इतना ही, थैंक यू वेरी मच।